एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एक्चुअल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं अगर देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, राइट। तो ये ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं इन रेफरेंस टू देयर फंक्शन। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो कौन से सेल ऑर्गेनल्स नहीं इसमें इंक्लूड हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम्स, इनको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मेन पॉइंट्स कौन से हैं? पहला कि दीज आर द मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स एंड दे आर कंसिडर्ड टुगेदर एज ए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एग्जाम्पल्स गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि व्हाट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि एक जाल की तरह से स्ट्रक्चर बनाता है सेल के साइटोप्लाज्म में। और कहाँ पाया जाएगा? यूकैरियोट्स में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। एक तो ल्यूमिनल होगा यानी इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इनसाइड की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, INSIDE होगा, मैं सही कर देता हूँ, ठीक है, अब स्पेलिंग सही है। और दूसरा जो होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होता है जो कि टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। तो दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स बनाता है, एक तो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर थ्योरी ही डिस्कस की गई है, मैंने डायग्राम डिस्कस नहीं किया है, डायग्राम बनाया नहीं है ताकि क्विक रिवीजन हमारा हो सके। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, हालांकि वो अच्छा होता है अगर डायग्राम के साथ रिप्रेजेंटेशन किया जाए। फिर कोई नहीं, आप देख लीजिएगा बुक में। अब आते हैं टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसके सरफेस पे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसी सेल में ये नॉर्मली आपको दिखेगा जो कि प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे ग्लैंडुलर सेल्स की बात कर सकते हैं, या ऐसी सेल जो कि प्रोटीनियस हार्मोन बनाती हैं, फॉर एग्जांपल बीटा सेल और पैनक्रियाज जो कि इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। RER एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये नियर टू द न्यूक्लियस पाई जाती है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अवे टू द न्यूक्लियस, मतलब वो टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो RER एक्टिवली इन्वॉल्व होगी प्रोटीन सिंथेसिस में, इस पे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें राइबोसोम अब्सेंट होंगे इसके सरफेस पे, इसलिए इसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दिस इज द मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। एनिमल सेल्स के अंदर देखा जाए तो स्टेरॉयडल हार्मोन की भी सिंथेसिस करता है, जैसे कई सारे स्टेरॉयडल हार्मोन हैं, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, इसके अलावा एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दे आर आल्सो स्टेरॉयडल हार्मोन। ACR अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूर होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होती है, राइट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, गोल्जी ऑपरेटस। तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था कैमिलो गोल्जी ने एज अ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, याद रखिएगा। बाद में इसका नाम पड़ा गोल्जी बॉडी, इन्हीं के अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया था, लेटर इट इज नेम्ड एज द गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। इसमें बहुत सारा फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, जिसका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है, और ये सभी एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ सिस्टर्नी है ये वेरी कर सकता है सेल टू सेल। जैसे प्लांट सेल में हम लोग गोल्जी अपरेटस को या गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। अब दो मेन रीजन हम लोग देखते हैं गोल्जी ऑपरेटस के, कौन कौन से हैं। द गोल्जी सिस्टर्नी आर concentrically अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स एंड सिस और फॉर्मिंग फेस। एक फॉर्मिंग फेस होता है जो कि इसका कॉन्वेक्स वाला एरिया होगा, जबकि कॉनकेव वाला जो एरिया होगा सिस्टर्नी का जो नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिंग फेज। तो नियर द न्यूक्लियस फॉर्मिंग फेज, नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैच्योरिंग फेज या कॉनकेव फेज।
द सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनल आर इंटायरली डिफरेंट बट आर इंटरकनेक्टेड। तो इसमें जो मौजूद कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो एंजाइम्स हों या दूसरे केमिकल्स हों, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो सिस और ट्रांस फेस के अलग अलग होंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। यहाँ पे किसी भी केमिकल का मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा फॉर्मिंग वाले एरिया में, और यहाँ पे मैच्योर हो जाएगा, और फिर उसको वेसिकल्स के अंदर पैक करके सेंड कर दिया जाता है, जो कि एक्चुअली फंक्शन है गोल्जी बॉडी का। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन पे। तो अगर आप फंक्शन देखें गोल्जी बॉडी का, तो प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, पैकेजिंग करना, और ऊपर कर दूं इसे, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, चाहे वो सेल के अंदर हो यानी इंटरसेलुलर टारगेटिंग करनी हो, या सेल के बाहर भेजना हो। उसके अलावा जो मटेरियल को पैक किया जाता है वेसिकल्स के फॉर्म में, यानी स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर, और ये फ्यूज़ कहाँ से हो रहे, ईआर से, और देन मैच्योरिंग फेज से इनको रिलीज़ कर दिया जाता है। यही रीज़न है कि गोल्जी बॉडी एसोसिएटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई प्रोटीन बना तो उसको भेजा जाएगा कहाँ पे, सिस फेज ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस, जहाँ पे वो मैच्योर होगा, ठीक है, यानी उसकी प्रोसेसिंग होगी, और मैच्योरिंग फेज से वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। सिस फेज में मैच्योर नहीं, एक्चुअली मॉडिफिकेशन हो रहा है। इसके अलावा जो गोल्जी ऑपरेटस आपका है, ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन्स मॉडिफिकेशन में। अगर उसको ट्रांसफ़र करना है सेल के बाहर, इवन सेल में ही ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसका मॉडिफिकेशन भी यहीं पर होगा, अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है सेल में तब, राइट।